नमस्कार, मैं रिधम पल पल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपसे ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो हमारे हिसार से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने की ठानी है कि जिस पे भारत को बहुत ज़्यादा गर्व होगा। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं रीना भट्टी जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एक ऐसी लाइन चूज़ करी है जो एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल है और बहुत ही कम लड़कियां इस लाइन में जाना प्रेफर करती हैं। इन्होंने अफ्रीका की जो किलिमंजारो पीक है उस पे भारत का झंडा फहराया है और इनके आगे बहुत सारे ड्रीम्स हैं जहाँ पे इन्होंने अपने भारत का झंडा फहराना है। तो आपने किस तरह से इस लाइन में जाने की सोची, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करी इस लाइन में जाने के लिए? स्टार्टिंग में मैं एक गेम में थी, कबड्डी 8th क्लास तक। तो स्टार्टिंग से ही मेरा स्पोर्ट्स में रुचि रही है। तो 8th क्लास के बाद फिर मैंने कबड्डी नहीं की, मतलब स्टेट लेवल तक मैं रही हूँ टीम के अंदर। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम ये थी कि फर्दर स्टडी, हायर स्टडी के लिए मैं गेम को ज्वाइन नहीं कर पाई। लेकिन जहन में कहीं ना कहीं ये होता था कि मैं अपने पेरेंट्स को, अपना सिटी को थोड़ा प्राउड फील करवा सकूँ। तो उसी वजह से फिर मैंने फर्दर स्टडी, हायर स्टडी +2 तो आपने जो कबड्डी गेम थी वो छोड़ी क्यों? हम बालक गांव में रहते थे, मतलब विलेज में था। तो पापा की जो शॉप थी वो हिसार सिटी में थी, तो हम गांव ही शिफ्ट कर गए थे। तो इसी वजह से शहर में आना हुआ। तो शहर में फिर मैं कबड्डी टीम को ज्वाइन नहीं कर पाई आगे की स्टडी के लिए। तो उसके बाद वो जहन में कहीं ना कहीं था कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ ताकि उनको अपनी बेटी पे प्राउड फील हो। तो फिर मैंने +2 की, +2 के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया। हायर स्टडी के लिए फिर मैंने सोचा कि मिडिल फैमिली से है तो मैं आगे की स्टडी का खुद का खर्चा खुद उठाऊं ताकि पापा को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। तो उसके बीच में फिर मैंने जॉब भी करना स्टार्ट किया और आगे की स्टडी भी की, और साथ साथ में छोटे ट्रैक भी किए, जैसे ब्यास कुंड ट्रैक हो गया, मनाली के, हिमाचल के ट्रैक, 1-2 उत्तराखंड के भी ट्रैक किए हैं मैंने। जो सैलरी से मेरी सेविंग होती थी उसी से मैं अपना ट्रैक करती थी। फिर मैंने इसको प्रोफेशन में ले लिया ताकि। तो आपने अपनी पर्टिकुलर ट्रेनिंग कहाँ से ली ट्रैकिंग की? मैंने अपना इंडिया में माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है मनाली, अटल बिहारी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, तो वहाँ से ली है। आप इस चीज़ में किससे इंस्पायर हुए सबसे ज़्यादा, आप इस चीज़ में, इस लाइन में जाने के लिए? क्योंकि लड़कियां आजकल इस लाइन में बहुत कम जाती हैं, तो आप किस चीज़ से इंस्पायर हुए? मेरे को स्टार्टिंग से ही थोड़ा ट्रैकिंग का शौक था। कुछ ऐसा, मतलब थोड़ा लगे कि हम लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। एक डिफ़िकल्ट मैंने लाइन चूज़ की है। बहुत डिफ़िकल्ट है कि एक माउंटेन पे जाना, और उसके बाद हम अगर नॉर्मल लाइफ में देखें तो 10 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मतलब सामने वाले से सुनने को मिल जाता है कि सांसें फूल गई हैं। तो मेरे को थोड़ा हार्ड वाला ऐसा कुछ चाहिए था जिसमें हार्ड वर्किंग थोड़ी हो, तो इसलिए मैंने ये माउंटेन चूज़ किया। जैसे आपकी इस चीज़ में इतना 8th के बाद इतना गैप रहा, तो उस गैप के बीच में आपने क्या किया? मतलब नहीं, स्टडी ही किया हो। स्टडी ही की? स्टडी किया। ट्रैकिंग फील्ड मेरा स्टार्ट हुआ जब मैं जॉब कर रही थी। तो जॉब के बीच में कोई मतलब ऑफ जो होता है ना, ऑफ नहीं लिया मैंने। जितनी भी मेरे को छुट्टियां मिलती थी मैं कहीं ना कहीं ट्रैकिंग पे निकल जाया करती थी। तो वो ट्रैकिंग वाला एक्सपीरियंस मेरे इस फील्ड में काम आया थोड़ा। जो आपका अफ्रीका का एक्सपीरियंस है, क्या वो आप हमसे थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। अफ्रीका ये था कि जब मैंने बेसिक कोर्स नहीं किया था, मतलब प्रोफेशन में आई नहीं थी, उससे पहले मैंने एक पीक की थी, अपना चादर ट्रैक किया था। चादर ट्रैक क्या है कि थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगी मैं चादर ट्रैक को। इंडिया का सबसे डिफ़िकल्ट वाला ट्रैक है। एक तो उसमें वहाँ पे माइनस टेम्परेचर होता है, -30-35 तक टेम्परेचर चला जाता है। दूसरा, जंस्कर रिवर है लद्दाख में, तो वो क्या है, जनवरी और फरवरी के महीने में पूरा फ्रिज हो जाता है। मतलब 12 से 14 मीटर की जो मोटी परत बन जाती है पूरी बर्फ़ की, तो उसके ऊपर 65 किलोमीटर का वो ट्रैक करना होता है। तो वो मैंने किया, तो मेरे को लगा कि हाँ, अभी थोड़ा मेरा बॉडी उस चीज़ के लिए सूटेबल है।
तो मैंने वो एक चेकिंग पॉइंट होता है ना कि आप उस फील्ड में जा सकते हो या नहीं जा सकते, तो इसलिए मैंने वो चूज़ किया। उसके बाद कहीं ना कहीं जहन में ये था कि मुझे माउंट किलिमंजारो करना है, लेकिन किलिमंजारो करने के लिए मेरे को ये लगता था कि उसके लिए मेरे को स्किल्स होने ज़रूरी हैं उस फील्ड के। आप किसी भी उसमें चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाओ, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप एडवांस नहीं कर सकते। तो मैंने बेसिक करने के लिए मैंने पता किया, तो फिर मुझे सर्चिंग से पता चला कि माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स माउंटेनिंग में प्रोवाइड करवाते हैं। तो फिर मैंने अप्लाई किया अपना मनाली इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने बेसिक कोर्स किया माउंटेनिंग, और वहीं से फिर मैंने एडवांस किया। उसके बाद फिर मैंने प्रेफर किया किलिमंजारो। फिर मेरे को थोड़ा सा हौसला भी मिल गया था कि मुझे बेसिक स्किल्स पता हैं, तो मैं माउंट किलिमंजारो अभी कर सकती हूँ। और माउंट किलिमंजारो का मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अच्छा रहा। मैंने वहाँ जाके देखा कि मैं 5 टीम मेंबर हैं, जिसमें से 4 जर्मन के हैं और मैं एक इंडिया से हूँ। तो वो सौभाग्य मेरे को मिला कि मैं 4 जर्मन के साथ एक इंडियन हूँ, और मुझे वहाँ पे तो अपना उस टाइम झंडा। आपकी क्या फीलिंग रही, आपको कैसा फील हो रहा था? मेरा ये इंटरनेशनल पहला ट्रिप था, तो डर भी था थोड़ा बहुत कि वो ओबियसली होता है, अगर आप दूसरे देश में जाओ तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर था, लेकिन हौसले जब हैं तो फिर हो ही जाता है। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे आगे निकलते गए वो डर भी निकलता गया, और ओबियसली जब आप पीक के ऊपर आप अपने देश का झंडा लहरा रहे हो तो वो प्राउड मोमेंट मेरे जहन में था। तो उसके सामने सब डर निकल गए, और जब फ्लैग ऑफ किया तो ओबियसली। आपको इस लाइन फील्ड में जाने के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट किससे मिला? मैंने स्टार्टिंग की थी अमरनाथ यात्रा से। तो जो मेरी पहली यात्रा थी वो मेरी बिना परमिशन की थी, मतलब सिर्फ मम्मी को पता था कि मैं अमरनाथ यात्रा करने जा रही, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये होता है कि नहीं, वहाँ पे इतना मतलब JNK वाला इशू चलता रहता है, और दूसरा ये अच्छा ट्रैकिंग रहा, तो कहीं ना कहीं ये था कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, तो माँ बाप के मन में तो डर होता है ना, और दूसरा मैं अकेली भी जा रही थी, तो मैं सिर्फ अपनी मम्मी की परमिशन लेके गई थी। बाद में मम्मी ने पापा को बताया कि रीना ऐसे ऐसे अमरनाथ यात्रा पे गई है। तो मेरा इस ट्रैक के जितने भी मेरे ट्रैक हैं या जितने भी मैंने पीक क्लाइंब की है, उसमें सबसे ज़्यादा मेरा सपोर्ट जाता है मम्मी। इस फील्ड में जाने के लिए आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपने फेस करी? ये गेम जो है ना मिडिल क्लास के लिए नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इतना महंगा गेम है ये। इसके इक्विपमेंट और जो भी हमारा मतलब जैकेट हो गया, या फिर हमारे जितने भी इक्विपमेंट हो गए, स्पोर्ट्स अपना शूज़ हो गया, या जितने भी इक्विपमेंट हैं, ये बहुत महंगे हैं। तो महंगा फील्ड है। सबसे पहले तो फाइनेंशली आता है। अगर आपका हौसला है और आप पेशेंस के साथ कोई भी अगर गेम करो तो आपको सफलता मिल जाती है, बट सबसे बड़ी मिडिल क्लास के लिए प्रॉब्लम आती है अपना फाइनेंशली। तो वो फाइनेंशली मैंने अभी तक सपोर्ट नहीं मिला है मेरे को कहीं से। मैं अपना खुद का जो सेविंग होता है वही उसी से अपना ट्रैक करती हूँ। तो जैसे कि जो ये ईयर था 2020, इसमें भी आपके कुछ प्लान्स होंगे, बट इसमें एक अड़चन आ गई कोरोना की। जो ये कोरोना का टाइम था उसमें आपने क्या किया? क्या ड्रीम्स थे आपके, उसमें क्या प्लान्स थे आपके उस कोरोना में? किलिमंजारो के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को माउंट एवरेस्ट करना है, बट जब तक हम बुकिंग भी हो चुकी थी मेरी ऑलमोस्ट, लेकिन ये कोरोना वाला सीन आया तो उसके बाद मेरा बुकिंग अमाउंट भी वापस आ चुका था, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के साथ ऐसी वो हुआ है, आपदा आई है। तो थोड़ा बुरा लगा, बट पॉजिटिवली मैंने उस चीज़ को मूव किया, अपनी प्रैक्टिस पे और अपना वर्कआउट पे टाइम दिया उस चीज़ को, और कहीं ना कहीं अपने आप को रखा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं अफसोस नहीं है उस चीज़ का। अच्छा है कि मेरे को उस चीज़ के लिए टाइम मिला। तो अब आप माउंट एवरेस्ट की क्या प्लानिंग है? कब आप उस पर जाएंगी, कब आप उस पर भारत का झंडा फहराएंगी?
मैं 2021 में प्लान कर रही हूँ। मोस्ट प्रोबली है, भगवान की दया रही तो मैं 2021 में अपने देश का झंडा माउंट एवरेस्ट पे लहराऊँगी। और मेरा एक प्लान भी है कि मैं योगा जो है, योगा माउंट एवरेस्ट पे करूं और अपने देश का नाम रोशन करूं और आने वाला यूथ है उसमें एक यूथ आइकन बनूं, ताकि मैं जो मैंने सफ़र किया है एक लड़की होने के नाते, वो मेरे बाद की जो जनरेशन है वो इस चीज़ को सफ़र ना करे। जैसे कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो लड़कियों को थोड़ा कम सपोर्ट करते हैं एज ए कंपैरिजन टू बॉयज़। लड़कों और लड़कियों को बिल्कुल इक्वल नहीं माना जाता है, लड़कियों को थोड़ा दबा के रखा जाता है और सपोर्ट। तो इससे आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी? इससे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों पे एटलीस्ट फेथ तो करो, आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। आज के टाइम में अगर मैं देखूं तो मोस्ट प्रोबली है कि अपना सोशल मीडिया इतना टाइम वेस्ट मतलब कर रहा है पेरेंट्स का, और कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व भी होते हैं। अगर वही टाइम अपने बच्चों पे लगाया जाए तो शायद उनको अच्छे से दिशा मिल सकती है और इधर उधर भटकने की बजाय वो अच्छा निकल के आ सकते हैं। उनके साथ बैठो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे उनके गोल पूछो कि है क्या, और कहीं भी उनको अगर ज़रूरत होती है तो एक सपोर्ट की तरह, एक बैकबोन की तरह उनका साथ दो। और आप हमारे जो आज जनरेशन की लड़कियां हैं उन्हें ये मैसेज देना चाहेंगी कि इस फील्ड में निकले, ये फील्ड उनके लिए अच्छी है या नहीं? बिल्कुल, स्पोर्ट्स हर पर्सन के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए अच्छा है, लड़कों के लिए भी अच्छा है। लड़कियां कहीं भी कम नहीं है, किसी भी स्पोर्ट्स में कम नहीं है। हाँ, इस फील्ड का मैं एक ही मतलब बैकफुट मानती हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रही है इस चीज़ को। सर ओबियसली एक्सपेंसिव गेम है तो थोड़ा लड़कियां सोचती हैं, बट उस चीज़ को ओबियसली वो इतना एक्सपेंसिव होने के साथ साथ थोड़ा बैकफुट पे आ जाती है। तो अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा तो ओबियसली लड़कियां निकल के आएंगी, पेरेंट्स को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? मैं ये देना चाहूँगी कि आप ज़रूरी नहीं है किसी स्पोर्ट्स में हो, आप किसी भी चीज़ में हो, आप अपना हर एक चीज़ के लिए, कोई भी आपका ड्रीम होता है तो आप अपना 100% दो, 100%, 110% दो, जिद्दी बन जाओ अपने चीज़ के लिए जब तक वो पूरा ना हो। और लेकिन करो ज़रूर, अपना नियत के साथ करो 100%। और ज़रूरी है कि अगर आप हार्ड वर्किंग करते हो तो वो ज़रूर आपको 100% सफलता मिलेगी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हर एक लड़की को इनके जैसा बनना चाहिए, अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।